हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस। देखें कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखें तो नर्सिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। क्रिटिकल नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग process that professional nurse use to apply the best available evidence to care giving and promoting human function and response to health and illness। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्रोफेशनल जो नर्स होती है वो यूज टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल, जिसका जो प्रोफेशनल नर्स है वो नर्सिंग प्रोसेस का यूज करके बेस्ट अवेलेबल एविडेंस प्रोवाइड करती है, अप्लाई करती है और केयर देने का काम करती है, प्रमोट ह्यूमन फंक्शन को प्रमोट करने का काम करती है एंड रेस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस, और जो इलनेस और जो हेल्थ में जो रेस्पॉन्स आते हैं उनको भी प्रमोट करने का काम कौन करती है, जो नर्स होती है प्रोफेशनल नर्स, वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोफेशनल नर्स एक प्रमोट करती है ह्यूमन फंक्शन को और रेस्पॉन्स हेल्थ और इलनेस पे रेस्पॉन्स देने का काम करती है। ये किसकी तरफ से डेफिनेशन दी गई, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा दी गई 2010 में। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वो एक ऐसी सिस्टमेटिक मेथड होती है प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट, कि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वो एक क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, क्लाइंट को क्या देते हो, केयर देते हो। वो भी सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक मेथड से क्या देते हो, केयर देते हो किसको, क्लाइंट को। वो क्या होती है, प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस होती है। अब अगली डेफिनेशन की बात करें, थर्ड डेफिनेशन है कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइजिंग नर्सिंग केयर, कि नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी मेथड है जिसमें अपन प्लानिंग करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअलाइजिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस के। नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस की बात करें तो जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वो उसके मेन उद्देश्य, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। इसका जो पहला पर्पस है वो है टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। अगर आपको क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, तो आप नर्सिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स, और आप जो पेशेंट होते हैं उसकी एक्चुअल और पोटेंशियल यानी आने वाली जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, और नीड्स यानी उनकी जो ज़रूरत है उनको आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो किसकी मदद से, नर्सिंग प्रोसेस की मदद से। अगला देखो, टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाई नीड्स, और कोई भी नीड्स हो गई, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई, उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो नर्सिंग प्रोसेस की मदद से क्या कर सकते हो, प्लान एस्टेब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, प्लान बना सकते हो किसी भी प्रॉब्लम या फिर जो नीड्स है, गोल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स, और जो नीड्स हैं प्रॉब्लम्स है उनको आपको पता करने के लिए, उनको मतलब आप जो कोई पेशेंट है उसको आपको कुछ देना है, प्रॉब्लम्स है, उसको नीड्स जो है, जो भी जरूरत है तो आपको देना है उसको, तो उसके लिए आपको नर्सिंग इंटरवेंशन, वो भी स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन आपको डिलीवर कौन कराता है, नर्सिंग प्रोसेस डिलीवर करता है। ठीक है, अब बात करें अपन कंपोनेंट्स की, कौन कौन कंपोनेंट जो जिनसे मिलकर क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस मिलकर बनी हुई होती है। तो पहला जो कंपोनेंट आता है वो इनवॉल्व असेसमेंट। क्या आता है, पहला असेसमेंट आता है जिसमें अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे डाटा कलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट आता है। दूसरा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें डायग्नोसिस बनाते हैं। तीसरा आता है प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग बनाते हैं। तीसरा आता है इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें एक्शन करते हैं अपन, कोई भी जो प्लान बनाया आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। फिर लास्ट आता है इवैल्यूएशन, जिसमें आप गोल का पता लगाते हो कि आपने जो प्लान बनाया है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये पूरी 5 प्रोसेस होती है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गए नर्सिंग प्रोसेस के। अब अगली बात करते हैं, देखो ये असेसमेंट हो गया, इस ग्राफ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है। देखो मैंने इसमें डायग्राम में बताया था, एक क्या है नर्सिंग प्रोसेस, एक क्या है साइक्लिक प्रोसेस। देखो इस साइकिल की तरह चल रही है, ऐसे साइकिल की तरह चलती रहेगी प्रोसेस। तो अगर आपने असेसमेंट किया, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, तो ये वापस क्या हो जाती है, वापस असेसमेंट। अगर आपका इवैल्यूएशन यानी आपको गोल प्राप्त नहीं हुआ, गोल मीट नहीं हुआ, तो आप वापस असेसमेंट को शुरुआत कर सकते हो, और असेसमेंट से फिर वापस आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वापस प्लान कर सकते हो और उससे इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, अपने बात की पहला साइक्लिक प्रोसेस। एक डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक नेचर होता है इसका। क्लाइंट सेंटरनेस, आप इसमें क्या होते हैं, क्लाइंट सेंटरनेस होते हो, यानी क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, कौन, नर्सिंग प्रोसेस।
फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, और आप नर्सिंग प्रोसेस की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो पेशेंट की, और डिसीजन मेक कर सकते, डिसीजन बना सकते हो कि आपको इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या क्या जो पेशेंट को देना है, ठीक है, उसके लिए आप डिसीजन मेक कर सकते हो। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, और आप इसमें इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव यानी जो अदर हेल्थ मेंबर होते हैं, टीम मेंबर, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, इसमें नर्सिंग प्रोसेस की मदद से आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसकी जो विशेषता है क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि ये सभी जगह, यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी जगह एप्लीकेबल है। कौन? नर्सिंग प्रोसेस। यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, आप इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हो और क्लिनिकल रीजनिंग का क्या करते हो, इसमें यूज़ करते हो। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अगली बात करें, अब देखो इसका पहला अपने कंपोनेंट की बात की, तो पहला कंपोनेंट कौन आता है, असेसमेंट आता है, ठीक है। अब अगला बात करें कि असेसमेंट में क्या क्या होता है। तो असेसमेंट में अपन क्या करते हैं, कलेक्ट डाटा, डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं डाटा को। तो असेसिंग डाटा में आता है, असेसमेंट में आता है, ठीक है। अब बात करें डेफिनेशन कि असेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। असेसमेंट का मतलब ही क्या है कि असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, किसी भी पेशेंट से कलेक्ट करते हो, उसे ऑर्गेनाइज करते हो, वैलिडेट करते हो और उसे डॉक्यूमेंट करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखते हो, उसे डॉक्यूमेंट करना कहते हैं, ठीक है। तो आप डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, वैलिडेट करना एंड डॉक्यूमेंटेशन करना, वही क्या है, असेसमेंट है। अब अगली बात करें टाइप्स ऑफ असेसमेंट की, तो असेसमेंट के टाइप कौन कौन से आते हैं, देखो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट भी 4 टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो अपन पहला टाइप्स पढ़ते हैं कि जो इनिशियल असेसमेंट होता है वो क्या होता है। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट की बात करें, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती। यानी जब कोई भी पेशेंट क्या होता है, एडमिशन होता है, जब उसका एडमिशन किया कराया जाता है, तब जो असेसमेंट किया जाता है उसे इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। तो पहला आता है परफॉर्म्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद जो असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहा जाता है। टू एस्टैब्लिश द ए कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और इसमें कंप्लीट डेटाबेस लिखा जाता है। डेटाबेस यानी डेटाबेस का मतलब होता है डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन ली जाती है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नर्सिंग जो एडमिशन आप असेसमेंट करते हो, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट का मतलब है कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी भी पेशेंट को, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए जो असेसमेंट करते हो आप, है ना, तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। जैसे कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ऑन अर्लियर असेसमेंट, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप असेसमेंट करते हो, क्या होता है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट होता है। अब देखो एग्जांपल में देखो कि होरली चेकिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ फीवर पेशेंट, कोई भी फीवर है, कोई पेशेंट की क्या है, फीवर है, बुखार आ रहा है, तो उसको उसके लिए जो आप जो नर्स होती है वो होरली, होरली का मतलब होता है हर घंटे में क्या करती है, चेक करती है क्या वाइटल साइन, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट हो जाता है। कौन सी प्रॉब्लम है, उसको फीवर है तो उसका प्रॉब्लम फोकस्ड हो गया, ठीक है। अब अगला असेसमेंट की बात करें, इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई, तो उसमें क्या किया जाता है, जो असेसमेंट किया जाता है वो इमरजेंसी असेसमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि रैपिड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एयरवे, ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन इन ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट। कोई भी पेशेंट हो गया, उसके अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसके आपको क्या करनी है, ब्रीथिंग स्टेटस चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है उसका, तो ये क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट किया जाता है ब्रीथिंग स्टेटस का, सर्कुलेशन का, तो वो क्या होता है, जो इमरजेंसी असेसमेंट होता है। अगला देखो टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड जो री असेसमेंट कहा जाता है इसे, तो सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। अगर आपने इनिशियल असेसमेंट किया, कोई भी पेशेंट हुआ, एडमिट हुआ, और उसके थोड़े मंथ के बाद, थोड़े महीनों के बाद क्या होता है, जो इनिशियल असेसमेंट के बाद जो असेसमेंट किया जाता है वो टाइम लैप्स्ड असेसमेंट होता है। टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद द डाटा प्रीवियसली ऑब्टेन। जो आपने इनिशियल असेसमेंट डाटा कलेक्ट किया, उसको आपने को क्या करते हो, उसे कंपेयर करते हो किससे, क्लाइंट के करंट हेल्थ स्टेटस से। यानी आपने 1 महीने पहले आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसका कंपेयर अभी वर्तमान में जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उससे करना, वही क्या होता है, टाइम लैप्स असेसमेंट होता है, ठीक है। री असेसमेंट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 4 टाइप्स हो गए असेसमेंट के, ठीक है। अब अगला बात करें कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। डाटा कलेक्शन, इससे भी सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है कि डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। कि डाटा कलेक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द, गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। तो कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को लेते हैं अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस के, हेल्थ के स्टेटस के, क्लाइंट के हेल्थ के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, वही डाटा कलेक्शन होता है। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूड है, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड है, रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेंटल कंट्रीब्यूट बाय अदर हेल्थ पर्सोनल।
तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आप जो डाटा कलेक्शन है उसमें आता है हेल्थ हिस्ट्री, आपको हेल्थ हिस्ट्री, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, वो आप पेशेंट की लेते हो तो वो हेल्थ हिस्ट्री में इंक्लूड है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब आ गया वो जो ऑब्जर्वेशन करते हो आप, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, वो करते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के जो रिजल्ट होते हैं वह कलेक्ट करना, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट को कलेक्ट करना, मटेरियल कॉन्ट्रीब्यूट बाई अदर हेल्थ पर्सनल, और जो हेल्थ पर्सनल अलग जो और जो हेल्थ पर्सनल है उनके द्वारा जो भी मटेरियल कलेक्ट किया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, उसको कलेक्शन ऑफ डाटा में आप इंक्लूड करते हो। ठीक है, अब अगली बात करें टाइप्स ऑफ डाटा कि टाइप्स कौन कितने प्रकार के डाटा जो डाटा होते हैं। तो पहला आता है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, आल्सो रेफर टू एज सिम्टम्स और कोवर्ट डाटा आर क्लियर ओनली द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय दैट पर्सन। देखो, सब्जेक्टिव डाटा का मतलब है कि जो जो क्लाइंट है, जो कोई भी पर्सन है, वो आपको क्या दे रहा है, डाटा दे रहा है, किसके बारे में, पेशेंट के बारे में, या खुद पेशेंट दे रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव डाटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इचिंग हो गया, खुजली, पेन एंड फीलिंग्स ऑफ वरी एंड एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। जैसे पेन हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के पेन हो रहा है, तो कहेगा कि जो डॉक्टर से कहेगा या फिर नर्स से कहेगा, कोई भी पेशेंट आया मान लो हॉस्पिटल में, वो नर्स से कहेगा कि मेरे यहाँ सिर दर्द कर रहा है, तो वो दर्द कर रहा है, तो दर्द है तो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा में आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव डाटा हो जाता है। अगली बात करें ऑब्जेक्टिव डाटा की, तो जो ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है आल्सो रेफर्ड एज साइंस और ओवर्ट डाटा, इसको ओवर्ट डाटा कहा था, जबकि उसको क्या कहा था अपने, कोवर्ट डाटा। क्या कहा था, उसे कहा था कोवर्ट डाटा। ठीक है, इसको कहेंगे अपन ओवर्ट डाटा। तो रेफर्स एज साइंस डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी जो भी नर्स होती है या फिर डॉक्टर होता है ऑब्जर्वर, और कैन बी मेजर्ड और टेस्टेड अगेंस्ट एनी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। They can be seen, heard, felt and smelled and they are obtained by observation and physical examination। तो ऑब्जेक्टिव डाटा आप फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, यानी आपने जो नर्स है, कोई भी हेल्थ पर्सनल है या फिर डॉक्टर है, वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, किसको, पेशेंट को ऑब्जर्व करेगा और पता करेगा कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो इसमें देखो एग्जांपल दिया गया है कि डिसकलरेशन ऑफ द स्किन और ब्लड प्रेशर रीडिंग और ऑब्जेक्टिव डाटा, कि कोई भी पेशेंट है उसका अगर कलर का जो स्किन का कलर है पेल पड़ रहा है, या पीला हो रहा है, पीला जो हो जाता है ना, डर के मारे हो जाता है, डर के मारे जो पीला पड़ जाता है स्किन, तो उसका डिकलरेशन जो आप चेक करोगे वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। कोई ब्लड प्रेशर जैसे कि असेसमेंट, मतलब आप टीपीआर बीपी वाइटल साइन ले रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस। क्या पढ़ते हैं, डायग्नोसिस। देखो डायग्नोसिस क्या होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस में अपन कुछ जो मैं पॉइंट बता देता हूँ, क्या क्या पढ़ेंगे अपन। एनालाइज डाटा, कि डाटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, इसमें डायग्नोसिस में जो इंक्लूड होता है, मतलब एनालाइज किया जाता है डाटा को। आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, जो वीकनेस होती है पेशेंट की, उसको क्या किया जाता है, डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई किया जाता है। रिस्क हो गई, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, और फॉर्मुलेट किया जाता है इसमें क्या कहता है, फॉर्मुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाया जाता है डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डायग्नोसिस की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, कि डायग्नोसिस इज द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, पहली फेज इज द असेसमेंट, सेकंड फेज इज द डायग्नोसिस। ठीक है, in this page nurse use a critical thinking का use skills to interpret assessment data to identify client problem। देखो इस पेज में क्या होता है, नर्स जो होती है यूज़ करती है क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके, स्किल्स का यूज़ करके, उसकी ओन स्किल्स का यूज़ करके इंटरप्रिएट असेसमेंट जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करती है, उसको समझती है, और डाटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम, और आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट की प्रॉब्लम को। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कि आपने जो भी डाटा जो असेसमेंट कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रिएट किया जाता है, उसे समझा जाता है किसके द्वारा, नर्स के द्वारा, और आइडेंटिफाई की जाती है क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, कि उसकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसका पता लगाया जाता है किसमें, नर्सिंग डायग्नोसिस में। नो, अब अगली जो डेफिनेशन देखो, कि जो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन नंदा डिफाइन और रिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस, और ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसमें लिख रखा है कि जो ये डेफिनेशन दे रखी है पूरी, ये नंदा नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन के द्वारा ये दी गई है, डिफाइन और रिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है। अब देखो ये डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है नंदा के द्वारा, जो नंदा के द्वारा डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, कि एक क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेसेस और वेल्युनरेबिलिटी फॉर दैट रेस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। वही है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जो आपने क्लिनिकल जजमेंट का मतलब आपको पता करना है कि पेशेंट की जो ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, कि पेशेंट का हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड क्या रेस्पॉन्स है। ठीक है,
तो ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है किसकी, नर्सिंग डायग्नोसिस की, कि क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रेस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेसेस और वनरेबिलिटी फॉर दैट रेस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल, फैमिली ग्रुप्स एंड कम्युनिटी के बारे में जो रेस्पॉन्स देता है कम्युनिटी, फैमिली ग्रुप्स हो गए, इंडिविजुअल हो गया, वो क्या रेस्पॉन्स दे रहा है जो आपने प्रोसेस किए हैं पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। अब बात करें कि स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेटस, कि आप इसमें क्या करते हो, स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्क, कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या जो एक्चुअल जो हेल्थ प्रमोशन और रिस्क है उसके स्टेटस क्या क्या है। तो पहला है कि एक्चुअल डायग्नोसिस इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। एक्चुअल डायग्नोसिस करना, कि आप जो नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग असेसमेंट किया आपने, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, एक्चुअल डायग्नोसिस का पता कर लेना है, ठीक है, क्लाइंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड। दूसरा है अ हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, पहला तो है एक्चुअल डायग्नोसिस, दूसरा है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। इसमें रिलेट्स टू क्लाइंट प्रीपेरेडनेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन, आपको जो क्लाइंट्स से रिलेटेड जो हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने का काम करना है किसमें, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस में, ठीक है। तीसरा जो डायग्नोसिस आता है वो आता है अ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्लिनिकल जजमेंट दैट प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट दैट अ प्रॉब्लम में डेवलप इफ एडुकेट केयर इज नॉट गिवन। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है इसमें आपको प्रॉब्लम का पता नहीं लग रहा, लेकिन आपको जो रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से आपको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है, तो वो क्या होता है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, ठीक है। अब अपन बात करें कि जो नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके कंपोनेंट क्या है, तो द प्रॉब्लम एंड डेफिनेशन, इटालॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका एक पी ई जो PES होता है, क्या होता है PES, ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इसका एक फॉर्मूला होता है PES। तो पहला इसका आपको ये कंपोनेंट देख लो क्या क्या होते हैं। एक तो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम पता करनी है और उसकी डेफिनेशन, प्रॉब्लम पता करनी है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। इटालॉजी, उसका कारण पता होना चाहिए आपको, और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम असेसमेंट, प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट में जो है वो क्या देखना है आपको, डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है वो डिस्क्राइब की गई होती है। इटालॉजी में कंपोनेंट, इटालॉजी में क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, उसमें कारण पता करते हो आप हेल्थ प्रॉब्लम का, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर द क्लस्टर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें आप क्या करते हो, क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स क्या रखते हो याद, इसमें साइन एंड सिम्टम्स का पता करते हो जो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम का, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि फॉर्मुलेटिंग जो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट, कि आप उसे फॉर्मुलेट कैसे करोगे, पता कैसे करोगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे, ठीक है। तो देखो द बेसिक 3 पार्ट्स है नर्सिंग डायग्नोसिस लेने के स्टेटमेंट के, इज कॉल्ड PES। मैंने कहा था PES फॉर्मेट में लेते हो कैसे, प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर इटालॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, S फॉर, ठीक है। तो PES, प्रॉब्लम आपको पता करनी है हेल्थ प्रॉब्लम, और जो कोज, इटालॉजी का मतलब है कोज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके कोज क्या है। साइन एंड सिम्टम्स, कि उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसी भी क्लाइंट जो है उसको उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, तो वो इसमें पता करते हैं। तो PES ये फॉर्मूला लगाया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखो जैसे कि मान लो किसी भी पेशेंट है उसको एक्यूट पेन है, तो रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। देखो ऐसे लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस, आप कैसे लिखोगे, आपका प्रॉब्लम क्या है, पेन है, क्या है सर, पेन है, तो अक्यूट पेन। इटालॉजी क्या है, सर्जरी और एब्डोमेन के कारण क्या हो रहा है, पेन हो रहा है उस पेशेंट के, तो रिलेटेड टू किसे रिलेटेड है, एब्डोमेन और सर्जरी से। एब्डोमिनल जो सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल में सर्जरी हुई है उससे क्या है, रिलेटेड है। साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, पेन एंड स्केल, डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट की डिस्कम्फर्ट और पेन स्केल से आपने क्या पता किया, एविडेंस किया कि एब्डोमिनल सर्जरी कराने के कारण जो पेशेंट है उसके क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, तो वो क्या है, डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में अपन कुछ नहीं करते, इसमें प्रायोरिटीज प्रॉब्लम्स, जो भी डायग्नोसिस किया आपने उसमें पहले आपने मान लो 4-5 डायग्नोसिस किए, 4-5 बीमारियों को आपने उसमें प्रॉब्लम्स को कलेक्ट किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में आपको प्रायोरिटीज देनी है, किसी भी जो मेन प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को उसको प्रायोरिटीज देनी है। फॉर्मुलेट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम, और आपको डिजायर्ड आउटकम जो आउटकम चाहिए, आउटकम का मतलब होता है आपको जो रिजल्ट चाहिए उसका पता करने के लिए आपको इसमें प्लान करते हैं। सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं, राइट नर्सिंग इंटरवेंशन, और नर्सिंग इंटरवेंशन अपन इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब कि जो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कि जो प्लानिंग होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेक करते हैं, डिसीजन बनाते हैं अपन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड एलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। आप इसे ऐसी प्रोसेस देखो कि जो प्लानिंग होती है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप फॉर्मुलेट करते हो, बनाते हो क्लाइंट गोल्स, क्लाइंट्स के गोल बनाते हो और डिज़ाइन करते हो द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड है, प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, यानी पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए आप क्या बनाते हो, नर्सिंग इंटरवेंशन बनाते हो, क्लाइंट गोल्स क्या करते हो, फॉर्मुलेट करते हो। वो प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग होती है। ठीक है, प्लानिंग तीन टाइप से होती है। प्लानिंग में क्या होती है, तीन टाइप से होती है। पहली होती है इनिशियल, फिर होती है ऑनगोइंग, फिर होती है डिस्चार्ज। तो पहले प्लानिंग की अपन बात करें तो इनिशियल प्लानिंग होती है। क्या होती है इनिशियल प्लानिंग विच इज़ डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। जो भी आपने इनिशियल असेसमेंट लिया, जो भी आपने क्या किया शुरुआती असेसमेंट लिया, जो नर्सिंग आप इनिशियल असेसमेंट जो एडमिशन असेसमेंट लेते हो उसमें जो आप इनिशियल प्लानिंग आपको जो प्लान बनानी है। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट के साथ ही ऑन गोइंग प्लानिंग में क्या करना है, इट इज़ द कंटिन्यूस प्लानिंग। ये आपको कंटिन्यूस करती रहनी है, जो आपके जो केयर चलती रहेगी पेशेंट की उसके साथ आपको प्लानिंग करती रहनी है। डिस्चार्ज प्लानिंग में जब प्लानिंग और फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज करने के बाद जो पेशेंट की नीड है उनको आपको डिस्चार्ज प्लानिंग में रखना है। ठीक है, तो थ्री टाइप से प्लानिंग हो गई। अब अपन बात करें प्लानिंग की प्रोसेस की, तो प्लानिंग प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। इसमें प्लानिंग प्रोसेस आपको क्या करनी है, पहले सेट करनी है क्या प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, फिर एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स, फिर क्लाइंट के गोल्स को एस्टेब्लिश करना है, डिजायर्ड आउटकम, फिर सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना है, फिर राइटिंग इंडिविजुअलाइजिंग नर्सिंग इंटरवेंशन और केयर प्लान, फिर आपको केयर प्लान बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है। अब बात करें जो चौथी प्रोसेस है वो है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसमें है कि आप एक शब्द याद रखो कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एक्शन करना। तो कंसिस्टिंग ऑफ डूइंग यानी करना एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ किया आपने, प्लान किया तो उसको आप क्या करना, उसको आपको जो पेशेंट है उस पर क्या कर देना, अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट कर देना, वही क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड है, एक तो नर्सिंग इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन, डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो दो प्रोसेस क्या इंक्लूड है इसमें इम्प्लीमेंटेशन में। अब आता है लास्ट प्रोसेस आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब एक शब्द में रखो कि रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएशन इज अ प्लान्ड ऑन गोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइंस, कि इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने जो भी प्लान किया था, जो भी ऑन गोइंग प्लान किया था, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ की थी, उसके कारण आप नर्स क्या करती है, डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है कि क्लाइंट प्रोग्रेस की, क्लाइंट की कितनी प्रोग्रेस हुई टुवार्ड अचीवमेंट और गोल्स की ओर, कि गोल्स या फिर आउटकम जो उसको जो पेशेंट है वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उसकी प्रोग्रेस का पता करने के लिए आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन करते हो। दूसरा है ना कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, कि जो आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया वो इफेक्टिव है था या नहीं था, उसका पता कहाँ पर करते हो, इवैल्यूएशन में करते हो। ठीक है, अब देखो कि जो इवैल्यूएशन इंक्लूड कंपेयरिंग द डाटा विद डिजायर्ड आउटकम। इवैल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूड है कि आप कंपेयर करते हो डाटा विद डिजायर्ड आउटकम, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया था पहले, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो जो भी डिजायर्ड आउटकम आए हैं, आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, कंटिन्यूइंग, मॉडिफाइंग एंड टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान, और इसमें कंटिन्यूइंग करते हो, मॉडिफाई करते हो नर्सिंग केयर प्लान। अगर आपका जो फेल हो गया, आप नर्सिंग केयर प्लान आपका फेल हो गया, ठीक है, तो आप उसे मॉडिफाई करना है, उसको कंटिन्यू रखना है। टर्मिनेटिंग, अगर आपका नर्सिंग केयर प्लान ज़्यादा काम नहीं कर रहा है तो उसे टर्मिनेट खत्म कर दो कि दूसरा बनाएंगे। ठीक है, द नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, तो ये क्या है, नर्सिंग इवैल्यूएशन होता है। ठीक है।